गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। द फर्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद जो रिसेंटली पीएसएलवी फेलियर हुआ है तो उसके ऊपर कुछ बातें करनी है। एरोसोल्स के ऊपर कुछ बातें हैं। पैक्स सिली का इनिशिएटिव जो यूएस के अंदर वहां पे शुरू हुआ है तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। एंड आफ्टर दैट ग्रीन वॉल्ट लिमिट। वन बाय वन शुरुआत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स की। लेकिन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी। एंड इट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can go there, you can join the channel, you can download this pdf and you can see that this pdf is available in dual languages, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation even in Gujarati medium, you can also download this pdf. And यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में आपको डेटा मिल जाएगा, ताकि आपको अलग से कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। And the first, that is about man portable anti tank guided missile. अब देखिए एग्जैक्टली क्या है अभी न्यूज के अंदर। तो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को वहां पे टेस्ट किया हुआ है। और बोल सकते हैं कि एक टॉप अटैक कैपेबिलिटीज अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट वाली फैसिलिटी यहां पे उस गाइडेड मिसाइल के अंदर वहां पे है। एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट शोल्डर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। किसके लिए इसको डिजाइन की गई है? तो टू डिस्ट्रॉय द मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। जितने भी टैंक्स है, जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ स्पेशल मिसाइल्स यहां पे बनाई गई है बाय डीआरडीओ। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, लेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। एम क्या रहेगा? तो हमारी जो इन्फेंट्री है उसको एक हाई प्रिसीजन, एक लाइट वेट और एक लीदल वेपन कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एनिमी आर्मर अंडर डे नाइट एंड ऑल वेदर कंडीशंस, उसको वहां पे प्रोवाइड करना है। एक बहुत ही बढ़िया सी प्रिसीजन वाली और एक लाइट वेट, ताकि वो इजीली वहां पे एक जगह से दूसरी जगह पे सोल्जर्स उसको लेके मूव कर सके। इस तरीके की एक मिसाइल सिस्टम यहाँ पे डेवलप की गई है। फायर एंड फॉरगेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार उसको लॉन्च कर दिया, द मिसाइल लॉक्स ऑन टू द टारगेट एंड गाइड्स इटसेल्फ। आपको उसके बाद उसको गाइड वहां पे करने की जरूरत नहीं। अलाउइंग द सोल्जर्स टू टेक कवर फॉर रीलोकेट। तो वो अपने हिसाब से टारगेट को लॉक करके वहां पे उसको शूट कर सकती है। साथ साथ इट यूजेस थर्मल इमेजिंग टू डिटेक्ट एनिमी व्हीकल्स, enabling accurate targeting in day night as well as low visibility। अगर दिन है कि रात है या फिर बहुत ही कम विजिबिलिटी वाली अगर कोई सिचुएशन है तो वहां पे भी ये कैपेबल है। द मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम अबोव वेयर टैंक आर्मर इज थिनेस्ट, ensuring द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। और यहां पे बोल सकते हैं एक टू स्टेजेस वाला एक्सप्लोजिव, जो फर्स्ट डिफेक्ट्स द रिएक्टिव आर्मर एंड देन आफ्टर इट पेनिट्रेट्स द मेन आर्मर। और उसकी पूरी रेंज क्या है? तो 200 से लेके लगभग 4000 मीटर तक की उसकी रेंज, जो एक कैपेबिलिटीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे एनहांस करती है। साथ साथ एक ये मैन पोर्टेबल लॉन्चर है, एंड दैट्स व्हाई सोल्जर्स है या फिर हमारे जो ट्रूप्स वगैरह है वो किसी भी जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको कैरी किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक एंटी टैंक हमारी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़िया से बढ़ाएगी। साथ साथ जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको वहां पे थोड़ी सी कम करेगी, जिससे हमारा आत्मनिर्भर भारत वाला जो कैंपेन है स्पेसिफिकली इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसको थोड़ा सा और वहां पे बूस्टअप मिलेगा। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएसएलवी, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अभी क्या है रिसेंटली न्यूज के अंदर, तो इसरो ने पीएसएलवी C62 मिशन को वहां पे लॉन्च किया था, लेकिन वो मिशन हुआ है फेल because of due to an anomaly in its third stage।
ओवरऑल देखा जाए तो वहां पे टोटल 4 स्टेज कंबशन थे, लेकिन जो थर्ड स्टेज के अंदर वहां पे इश्यू हुआ उसकी वजह से इसरो ने डिक्लेयर किया है कि PSLV 662 जो है वो बेसिकली अपने मार्ग से या फिर अपने पाथ से वहां पे भटक चुका है और अब वो अवकाश के अंदर कहां पे है वो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, मार्किंग द सेकेंड कंसेक्यूटिव PSLV फेलियर, क्योंकि C61 भी मई 2021 में फेल हुआ था और ये C62 भी बार वापस वहां पे फेल हुआ है। एक थर्ड जनरेशन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है PSLV, जिसको मेजरली किसके लिए बनाया गया है, तो अगर पोलर या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर अगर आपको किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, through the various centers including Vikram Sarabhai Space Center and Liquid Propulsion System Center. उसके मेन स्टेजेस क्या है, सबसे पहला आता है फर्स्ट स्टेज, दैट इज द लिफ्ट ऑफ स्टेज, एंड इट यूजेस अ लार्ज सॉलिड रॉकेट मोटर एंड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, जिससे वो वहां पे लिफ्ट हो सके, जहां पे वो सॉलिड फ्यूल का यूज करता है। उसका मेन काम क्या है कि जो पूरा का पूरा जो हैवी रॉकेट है उसको वहां से लिफ्ट करना एंड टू पुश इट थ्रू द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको वहां पे पुश करना। जो सेकेंड स्टेज आता है वो कंट्रोल और स्टेबिलिटी वाला स्टेज होता है, जहां पे विकास लिक्विड इंजन का यूज किया जाता है, फ्यूल के तौर पे UDMH प्लस नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का वहां पे यूज होता है। ये वाला जो स्टेज है वो एक स्मूथ और एक कंट्रोल्ड थ्रस्ट देता है ताकि जो रॉकेट है वो थोड़ा सा स्टेबल हो सके और एग्जैक्टली अपने पाथ के अंदर वो आगे बढ़ सके। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जो उसका हाई स्पीड वाला बूस्टर वाला स्टेज है, जहां पे सॉलिड मोटर का यूज होता है, HTPB का वहां पे यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, और एक सबसे बड़ा स्पीड बूस्ट यहीं से मिलता है जो उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी तक वहां पे पहुंचाता है। और उसके बाद वहां पे आता है फोर्थ स्टेज, इट यूजेस टू लिक्विड इंजन्स, दैट इज MMH प्लस MON, और वहां पे बोल सकता है कि वो सैटेलाइट को अपनी प्रिसाइजली अपनी जगह पे वहां पे प्लेस करता है। तो इस तरीके से 4 स्टेज में काम करता है अपना PSLV। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इन सबको वो लॉन्च कर सकता है इन लोअर अर्थ ऑर्बिट एज वेल एज पोलर अर्थ ऑर्बिट प्लस GTO। It supports India's strategic, commercial and scientific missions, and that is all about PSLV। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, PD गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, की तीनों ब्रांचेस पे, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे UPSC एज वेल एज GPSC क्लास 1-2 की नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। ऑलरेडी इस मंथ उत्तरायण के बाद बैचेस की शुरुआत हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ से नई बैचेस की होगी शुरुआत फॉर UPSC एंड GPSC क्लास 1-2 एग्जामिनेशन, बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन हायर लेवल एग्जामिनेशन। सो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो डेमोज लेक्चर अभी भी चल रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में भी वापस आएंगे, तो उसके लिए आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवाए। और फॉर रजिस्ट्रेशन आपको बस करना क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप यहां से दी जाती है, किस तरीके से डेली करंट अफेयर्स को कवर अप किए जाते हैं, पूरा सिलेबस 12 to 15 मंथ्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली किस तरीके से हम पूरा यहां से कवर अप देते हैं। साथ साथ आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। सारा का सारा बुक मटेरियल जो है वो यहां से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो अभी तक एनरोल नहीं करवाया है तो आज ही एनरोलमेंट करवाए। यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, द स्कीम is open now, so you can go there, you can join the channel, or you can fill up the form which is given in the description box or contact on that number। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट एरोसोल्स। अब क्या है यहां पे, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अभी कंटेक्स्ट में क्या है बेसिकली, सो व्हाट इज इन द कंटेक्स्ट, a new IIT Madras led study published in Science Advances, उसने चीज वहां पे बताई है, it has shown that
Air pollution aerosols are intensifying and prolonging winter fog over the North India. तो एक स्टडी जो यहां पे हुई है बाय आईआईटी मद्रास, और उन्होंने क्या बुलाया हुआ है कि जो भी एरोसोल्स वगैरह है, एयर पोल्यूशन एरोसोल्स, वो विंटर के फॉग को और इंटेंस बना रहे एंड और प्रोलॉन्ग बना रहे हैं ओवर द नॉर्थ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो विंटर फॉग होता है उसका टाइम पीरियड वहां पे बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी वहां पे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं एरोसोल्स। और कौन से वाले एरोसोल्स? दैट इज एयर पोल्यूशन एरोसोल्स। एरोसोल्स एग्जैक्टली होते क्या है? एरोसोल्स आर टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है एंड ऑफन इनविजिबल टू द नेकेड आई, दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एयर क्वालिटी एज वेल एज वेदर एंड क्लाइमेट। ओरिजिन कहां से हो सकते हैं? तो एक तो डेजर्ट की डस्ट वगैरह हो सकती है, सी स्प्रे हो सकता है, वॉल्केनिक ऐश हो सकती है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है। तो छोटे छोटे एरोसोल्स हवा के अंदर वहां पे होता है मिक्स। अगर हम नेचुरल की जगह पे, अगर हम ह्यूमन सोर्सेस की अगर हम बात करें, तो व्हीकल के द्वारा निकलने वाले एमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, कोल एंड डीजल यूजेज, तो वहां से भी एरोसोल्स कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं। And they can be primary aerosols like emitted directly or secondary aerosols which are formed from the gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides. उनके मेन फीचर्स क्या है? बहुत ही स्मॉलर साइज के होता है और इसीलिए हमारे लंग्स के अंदर भी वो जाते हैं और उसी की वजह से वहां पे, और बोल सकते हैं कि एयर के अंदर कंटिन्यूअसली वो वहां पे रहते हैं। Stayed in air for days to weeks. They travel long distance before settling or being washed out by rain. और इसीलिए कंडेंसेशन के न्यूक्लियाई के तौर पे वो वहां पे एक्ट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, जहां पे आसपास वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो सकती है, राइट? सो एरोसोल्स प्रोवाइड सरफेसेस फॉर द वाटर वेपर टू कंडेंस एंड फॉर्मिंग फॉग एज वेल एज क्लाउड ड्रॉपलेट्स। स्कैटर और अब्सॉर्ब सनलाइट, क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर फॉग वाला एटमॉस्फेयर होगा तो सनलाइट धीरे धीरे आपको वहां पे कम मिलेगी। some aerosols reflect the sunlights while other like black carbon they also absorb the heat. implications क्या हो सकती है? तो एक तो अस्थमा जो है उसकी हालत और खराब हो जाती है, लंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्ट डिसीज हो सकते हैं। वेदर की अगर हम बात करें तो फॉग जो है वो और थिकर और लॉन्ग लास्टिंग वहां पे बन जाता है। साथ साथ क्लाइमेट को कूलिंग इफेक्ट भी वहां पे मिलती है, तो कभी कभार वार्मिंग इफेक्ट भी मिलती है एंड क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर उनका वहां पे कंट्रीब्यूशन अच्छा है। एंड दैट इज ऑल अबाउट एरोसोल्स। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। अब क्या है ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव? तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The United States has announced that India will be invited to join US-led PAX Silica initiative in the next month. और ये एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स टू स्टेबलाइज एंड डीपन इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड टाइज। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें पैक्स सिलिका की, तो इट एम्स टू सिक्योर द सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर्स एंड एआई क्रिटिकल सप्लाई चेन्स amid rising geopolitical and technological competition. तो जो ये जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन बढ़ती जा रही है, तो वहां पे एआई साथ साथ सेमीकंडक्टर्स एंड सिलिकॉन, इन सबका एक सिक्योर ट्रेड और एक स्टेबिलाईजेशन के लिए वहां पे एक पैक्स किया जाता है, विच इज नोन एज पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। इट्स अ यूएस लेड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जिसे उन्हें एक सिक्योर, रेजिलियंट एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्लोबल सप्लाई चेन वहां पे बनी रहे फॉर सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज एआई, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूएसए अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट विद द फर्स्ट पैक्स सिलिका समिट इन दिसंबर 2025। कौन से कंट्रीज ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था? तो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो एक बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप वाला पूरा एक मॉडल है, और पार्टनरशिप वाले मॉडल के अंदर वो लोग सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन्स, एआई वगैरह के जो ग्लोबल सप्लाईज है उसको वहां पे सिक्योर करने की बातें कर रहे हैं।
So it ensures the security from raw materials to finished AI chips and data infrastructure. साथ साथ देखा जाए तो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की वहां पे बातें हैं, लॉन्ग टर्म सप्लाई और कैपेसिटी बिल्डिंग्स की बातें हैं, और साथ साथ अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी अगर हम थोड़ी बहुत बातें करें तो यूएस के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने का मतलब एक तरीका बोल सकते हैं। इट इज इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी लिंक वहां पे है। इट रिकॉग्नाइजेस दैट कंट्रोल ओवर चिप्स एंड एआई इक्वल्स स्ट्रेटेजिक पावर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वो दिखा रहा है कि ये जो एआई है और साथ साथ जो सेमीकॉन चिप्स है उसके ऊपर का कंट्रोल आपके ट्रेड के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है इन द ग्लोबल ट्रेड स्पेसिफिकली, राइट। अगर उसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट क्रिएट्स अ पावरफुल टेक्नोलॉजी अलायंस कंट्रोलिंग मच ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। साथ साथ इट आल्सो रिड्यूसेस रिलायंस ऑन हॉस्टाइल और अनस्टेबल सप्लाईज, स्पेशली फॉर क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो वैसी सब बातें हैं, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है वो एग्जैक्टली है क्या। नाउ द लास्ट, ग्रीनवॉल्ड लिमिट। चाइना का जो ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर है उसने पहली बार एक नई चीज अचीव की है। इट हैज अचीव्ड स्टेबल प्लाज्मा डेंसिटीज अप टू 65%, which is beyond Greenwald limit. Greenwald limit एग्जैक्टली क्या है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च के अंदर, और आज तक ऐसा माना जाता था कि उस लिमिट के ऊपर हम नहीं जा पाते क्योंकि वहां पे प्लाज्मा जो है वो थोड़ा सा इनस्टेबल हो जाता है। इट्स अ थियोरेटिकल डेंसिटी सीलिंग फॉर प्लाज्मा इन टोकमक, दैट इज फ्यूजन रिएक्टर, beyond which the plasma becomes unstable and collapses. It links the maximum safe plasma density to the plasma current and the size of the reactor. Fusion reactions require high plasma density, temperature, as well as confinement time. And that's why this Greenwald limit has long been a major bottleneck जो रिएक्टर्स को वहां पे प्रिवेंट करती थी फ्रॉम पैकिंग इनफ फ्यूल टू रीच सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन। उसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, द ग्रीनवॉल्ड लिमिट अप्लाइज टू डोनट शिप्ड मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर्स वेयर प्लाज्मा इज कन्फाइंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। एक्सीडिंग दिस लिमिट नॉर्मली कॉजेज प्लाज्मा टू बिकम अनस्टेबल। नॉर्मली जब भी इस लिमिट को क्रॉस किया जाता था प्लाज्मा वहां पे थोड़ा सा इनस्टेबल वहां पे हो जाता था। सो बोल सकते हैं दैट हायर प्लाज्मा डेंसिटी लीड्स टू मोर एटॉमिक कोलाइजंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ फ्यूजन एंड द एनर्जी आउटपुट। जितना प्लाज्मा डेंसिटी जितनी ज्यादा उतने एटॉमिक कोलिजन ज्यादा, उतनी ही वहां पे एनर्जी ज्यादा। एंड फॉर डेकेड्स इट वाज ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड सीलिंग, फोर्सिंग इंजीनियर्स टू लिमिट द फ्यूल डेंसिटी इन फ्यूजन रिएक्टर्स। अगर ये वाला अचीवमेंट हुआ है तो उससे फिर क्या वहां पे आगे सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? सो रिसेंटली चाइना ने वाली लिमिट को वहां पे क्रॉस किया है, एंड इट इज डन बाय कूलिंग द डाइवर्टर एंड रिड्यूसिंग द टंगस्टन इम्प्योरिटीज, अलाउइंग क्लीनर एंड डेंसर प्लाज्मा, जो फ्यूचर के अलग अलग इनोवेशंस और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहां पे हेल्प करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर। तो आज का ये जो वीडियो है उसको इसी के साथ यहां तक का रखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार करेंगे शुरुआत। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और साथ साथ मैंने आगे भी बताया कि पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी। सो यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, एंड द नेम ऑफ द चैनल इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं। कल के लेक्चर में और कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ वापस अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।